नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश का इटावा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर यादव समुदाय के कथावाचकों के साथ जिस तरीके से कथित तौर पर अभद्रता की गई, आरोप है कुछ लोगों के ऊपर कि उन्होंने इन कथावाचकों की चोटी तक काट दी, इनको गालियां दी, इनको मारा पीटा। और इसी के साथ आरोप यह भी है कि इनसे कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकते हैं, बाकी और किसी समुदाय के लोग नहीं। इसके बाद अहीर रेजिमेंट की तरफ से एक रैली निकाली गई और उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव हुआ। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव नजदीक आते हैं, ये जातीय गोलाबंदी क्यों शुरू हो जाती है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से काम किया है, आज ये सारी चीजें और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। स्वागत है सर आपका। बड़ी कृपा नम्रता जी, बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज वार्तालाप के लिए ये समय और सब्जेक्ट चुना है और मैं चाहूंगा कि मैं अपने अनुभव से कुछ इस पे प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। शुरुआत तो इसी से करूंगी सर कि इस तरह के मामलों को आप देखते किस तरह से, पर्टिकुलरली अगर इस कथावाचक वाले मामले की मैं बात करूं। नम्रता जी, इसको मैं बड़ी गहराई से, क्योंकि मैंने कई ऐसे अवसर देखे हैं जब अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए कुछ राजनीतिक, कुछ स्वार्थी तत्व, जिसमें कुछ लोग राजनीति भी करते हैं और अधिकांश ऐसे स्वार्थी तत्व राजनीति से ही प्रेरित होकर के, छोटी और ओछी राजनीति प्रेरित होकर के इसको उभारते हैं। एक आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य है तो कानून की किताब में, संविधान में उसमें सजा का प्राविधान है। कृपया उसके ऊपर ध्यान दें और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश न करें। यह बात बिल्कुल सही है। मैं आपको 4 बिंदु उस प्रकरण में बता रहा हूं। नंबर 1, कथा कोई भी कर सकता है, अनुसूचित जाति से लेकर के ब्राह्मण तक और ब्राह्मण से लेकर अनुसूचित जात तक। और मैंने जो जीवन पर्यंत कराया है, पुलिसकर्मी किसी भी जात का हो, अनुसूचित जात का हो, अहिर हो, बनिया हो, उससे हमने कथाएं करवाई हैं। अधिकांश कथाएं हमारे यहाँ, और ये जो समारोह होते थे इन्हीं बिरादरियों ने बढ़ चढ़ करके उसमें अगुवाई की है और किसी को उसमें आपत्ति नहीं। एक हेड कांस्टेबल, नाम मुझे पूरा अब याद नहीं आ रहा, यादव थे, वो सोफे में बैठते थे और हम सब लोग, शोभा मणि त्रिपाठी उप निरीक्षक, मैं और तमाम अधिकारीगण जमीन पे बैठते थे और कोई बात नहीं थी, वो हेड कांस्टेबल थे, लेकिन चूंकि एक प्रवचन कर रहे थे इसलिए हम लोग जमीन पे बैठते थे। अब बात आती है कि साधु होने में, सबसे बड़े साधु आज के युग में हमारे बाबा रामदेव हरिद्वार वाले, स्वामी साक्षी महाराज हैं, इसके अलावा उमा भारती जी हैं, इसके अलावा साध्वी निरंजन साक्षी जी हैं, मैं कितने नाम, और एक निरंजन ज्योति जी हैं, रामपाल जी हैं, वो अनुसूचित जात के, उनकी सभा में लाखों लोग आते हैं, पैर छूते हैं। मैं स्वयं गया हूं इन सबकी सभाओं में। तो आज आप कह दें कि साहब नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ये किसने अधिकार आपको दे दिया है? और अब तो ब्राह्मण समाज ने भी कह दिया है कि व्यास गद्दी पे कोई बैठ सकता है। यहां तक कि महर्षि व्यास, जिनके नाम पे व्यास गद्दी है, वो स्वयं एक निषाद कन्या के सुपुत्र थे, तब तो किसी को आपत्ति हुई नहीं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, और आपने कहा जब इलेक्शन आ रहा है तो हर चीज में एक नया आयाम और नया तड़का देने का समय आ गया है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि में, इसके अलावा आपको 2 उदाहरण और दूंगा जो इतने ही फूहड़ और बेहुदा है। पहले हम इस प्रकरण की बात कर लें। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, चोटी काटना, बाल काटना, अपराध पंजीकृत करके उनके ऊपर लगाया रासुका, ये अधिकार किसी को नहीं है। और अपना नाम और वेशभूषा बदल करके और आधार कार्ड डुप्लीकेट बना करके, इसमें भी अपराध पंजीकृत होकर के इनकी भी जेल होनी चाहिए। आपका जो नाम है, अगर आप यादव हैं तो गौरव के साथ कहिए कि आप, गर्व के साथ कहिए आप यादव हैं, और कथा कीजिए। किसने रोका है आपको? हम लोगों ने खुद कराई है। लेकिन नाम बदल के ब्राह्मण बन के करें, ये भी एक अपराध है। तीसरा, ये जो यादव रेजिमेंट वगैरह बना करके फर्जी रेजिमेंट बना रहे हैं, रेजिमेंट एक बड़ा पवित्र शब्द है, उसको प्रताड़ित न करें। इस तरीके की हरकतें करके आपराधिक पुलिस की गाड़ियों पे आक्रमण करके, मेरा फिर इनके ऊपर होगा, इनके जो रिंग लीडर हैं इनको करें गिरफ्तार और रासुका के अंतर्गत करें कार्रवाई। केवल सामान्य धाराओं में नहीं। गगन यादव की बात कर रहे हैं? मैं गगन यादव या उनके जो जितने भी गिरोह नहीं, साथी नहीं कहूंगा, उनके गिरोह में जितने भी लोग शामिल हैं, जो टॉप के 5-7 लोग हैं, उनके ऊपर रासुका लगाई जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। अब हम बात आते हैं इस पे, हमारी ये जो पीडीए की है, जाति हटाओ जाति मिटाओ देश बचाओ, जाति हटाओ जाति मिटाओ देश बचाओ, नारा ये होना चाहिए था। आप लोगों के अकृत्य से और ये फूहड़ हरकत से आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। और यही नहीं,
पीडीए के फॉर्मूले में जितना आप घुसेड़ना चाहें, एक लड़की हरदोई में अपने पिता की पिस्तौल लेके नाजायज हरकत करती है, उसको वीरांगना झांसी की रानी की पदवी दी। क्यों? सम्मानित किया गया सर, एक जगह पर बुला के सम्मानित किया गया उसको। तो आपके पीडीए के फॉर्मूले में अगर आप रिवॉल्वर उठा लें, शायद आप सम्मानित नहीं होंगे, मैं अपना उठा लूं, मुझे कोई सम्मान नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो आपके पीडीए के फॉर्मूले में फिट हो रही है, इसलिए उसका सम्मान होगा, झांसी की रानी बनाया जाएगा। हालांकि उसने बहुत बड़ी गलती की, कानून के दृष्टिकोण से, आर्म्स एक्ट के दृष्टिकोण से, लाइसेंस की शर्तों को लेके उसको तो जेल जाना ही चाहिए था। उनके पिताजी को भी लाइसेंस, रिवॉल्वर तो जब्त हो गई, पिता बुजुर्ग हैं, लेकिन उनसे अगर छीन के किया, आत्मरक्षा में भी आप किसी की लाइसेंस से हथियार लेकर के नहीं कर सकते, और वो कोई प्रोवोकेशन था भी नहीं। एक और मिसाल दूंगा, एक लड़का है, उसने वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन करते हुए सारस पाल लिया। सारस पाल लिया, ये 5 साल पुरानी घटना है। अब वो सारस भी हीरो हो गया उस लड़के का, चूंकि वो पीडीए के फॉर्मूले में फिट हो रहा था, तो उसका भी नागरिक अभिनंदन लखनऊ में किया गया। तो यहां पर कोई दिल में कोई प्रेम नहीं है, प्रेम तो आपको केवल अपने आप से है और अपने परिवार से है। मैं स्वयं कह रहा हूं, जैसे रजनीश ने कहा था, राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुरी लगेगी मेरी बात, मैं यहां मीठी मीठी बातें करने आया भी नहीं। राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था है, और सैमुअल जॉनसन ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट। अब मैं आगे नहीं कहूंगा क्योंकि वो और ज्यादा अप्रिय है, लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज को आप और कितना बांटेंगे, ये देखना बाकी रह गया। नहीं, लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं पर छोड़ दें कि वो समाज को बांट रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं सर? मैं यूपी और बिहार दोनों का जिक्र करना चाहूंगी। यूपी में तो आप चलिए, पंचायती चुनाव होने हैं 2026 के शुरुआत में, फिर 27 वाले विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आते नहीं है कि ये जातीय गोलाबंदी शुरू हो जाती है। आप कहीं का भी बिहार के बिहटा का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाना था, तो कौन सी जाति के नेता का नाम पर इसका नाम रखा जाएगा? आज भी हम इस बात पर लड़ रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं भी पुलिस में 36 साल सेवा की और आज भी है। कम से कम आज अगर मैं अवकाश प्राप्त हूं, शायद मैं गिरफ्तारी और यूएपीए या एनएसए या गैंगस्टर एक्ट तो नहीं लगा सकता हूं सीधे, लेकिन मैं परामर्श तो दे ही सकता हूं एसएसपी इटावा को कि ऐसा रौंद दीजिए कि इनके मंसूबे वहीं मटिया मेट हो जाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मैं यहां तक दावा कर सकता हूं कि पुलिस अपने पे आ जाए, ये रेजिमेंट हो जाएंगे खत्म, ये बिल में दुम दबा के भागेंगे और अपनी जमानत कराएंगे अगले दिन जाकर के बुर्का पहन करके। मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे शरारती तत्व हर युग में रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इनको रौंद दे। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, सिगरेट का बट बुझाया जाता है, पैर के नीचे दबा के कुचल दीजिए। और अगर आप चाहेंगे होम्योपैथी की मीठी गोली च्यवनप्राश दे करेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। अब आपकी बात पे मैं आता हूं, आप क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ऐसे नेताओं को और उनके दर्शन को, जीवन लक्ष्य को बेनकाब कर सकते हैं, जो कि हम आप अभी कर रहे हैं। हमारे आपके बस का नहीं कि लाठी लेके पुलिस की गाड़ी को तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगाए। मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूं, और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा मैं चाहूंगा कि जरूर कार्रवाई की जाए। लेकिन जातीयता के जहर को खत्म करे एक और साहब, हमारे एक और उभरते हुए युवा हृदय सम्राट, जिनकी मोहब्बत की दुकान चल रही है, वो और इस बात पे कह रहे थे कि जापान में अगर जो इंजन बनते हैं पुश्तैनी लोहार, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप क्या प्रबंध करते हैं कि जातीयता का जहर अभी क्या भारत में आपने अपने पांव कम पसारे हैं कि जापान में भी जातीयता का जहर, कि कौन लोहार है कौन नॉन लोहार है? इंजन केवल लोहार बना सकता है, कोई आपका मेटलर्जिकल इंजीनियर नहीं बना सकता है। हमारी ये जो अंधी दौड़ है स्वार्थ सिद्ध की, ये हमें कहां खाई में डुबो रही है, ये देखने वाली बात है नम्रता जी। अब हम क्या कर सकते हैं? एयरपोर्ट का नामकरण किस पे होगा? जो स्थानीय जाति का, जिससे कि हमें कुछ हजार वोट हमारे हक में आ जाए। वास्तविकता यह है कि आईटी के युग में और शिक्षा के युग में ये जातीयता का कार्ड हो चुका समाप्त। आप रोजगार अगर दे सकते हैं, शांति व्यवस्था दे सकते हैं, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छी दे सकते हैं, तब तो मिलेगा वोट। वरना जातीयता का ताबीज आप मुबारक को लगा के अपने घर में टांगिए, आरती उतारिए, शायद ज्यादा उजाला आपके दिलो दिमाग पर होगा। हमारे देश के युवाओं को जातीयता का जहर नहीं चाहता। भारत सबका है, सब भारत के हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये एक आंदोलन करने की कोशिश की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, तो फायरिंग करनी पड़ी, ऐसे में कितना चैलेंजिंग हो जाता है पुलिस प्रशासन के लिए, वहां पर मौजूद अधिकारियों के लिए, कि बैलेंस बनाकर रखें? अंधाधुंध फायरिंग भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती, न करना चाहिए। ये आंदोलनकारी हैं, उद्दोलित हैं, इनको एक तरीके से उत्प्रेरित किया गया। एक काम जरूर कर लें कि यहां पर नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव, अपने फोर्स में नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव दिया करें।
जिसमें डाई होता है, टीयर स्मोक होता है, जिसमें रबड़ बुलेट होती है, जिससे कि कोई हताहत ना हो। एक दफा जब आपने वीडियोग्राफी कर ली, आपने जो सबसे बड़े सूरमा है जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, सर पे पटका बांधे हैं और जो मोबाइल चमका रहे हैं, एक दिन आपका 364 दिन हमारे, जब मैं हमारे कह रहा हूं तो पुलिस के, एक दिन आप उधम काट लीजिए। 364 दिन पर्याप्त होते हैं किसी पुलिस बल के लिए आपको छठी का दूध याद दिलाने के लिए, और इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कीजिए। और मैं इन लड़कों से भी कहूंगा, यादव रेजिमेंट के, जिस भी रेजिमेंट के अपने को स्वयंभू कमांडर इन चीफ बन रहे हैं, कि एक दफा पुलिस के अभिलेख में अगर नाम आ जाएगा तो ता जिंदगी तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे किसी सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी ठेकों के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, क्योंकि वो धब्बा तुम्हारे ऊपर ता जिंदगी लगा रहेगा कि तुम इस अपराध में वांछित थे, तुम इस अपराध में आरोपित थे, इस अपराध में सजा याफ्ता थे, या इस अपराध के तुम हिस्ट्री शीटर हो। जिस खाने में तुम फिट बैठोगे ता जिंदगी वो लेबल लग जाएगा और तुम अधिकांश नौकरियों के लिए तुम डिबार हो जाओगे। इसको समझ लो, भयावह स्थिति है, तुम इसके चक्कर में न पड़ो। पुलिस तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे ही टैक्स के पैसे से पुलिस की तनख्वाहें आती हैं, हमारी तनख्वाहें आती हैं। तुम एक बार अपना मित्र समझ के उनको बताओ, जिसने भी गलती की है बाल मुड़ा है, जेल जाएगा, एनएसए लगेगा। जिसने भी पुलिस के ऊपर आक्रमण किया है जेल जाएगा, एनएसए लगेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ सालों से यूपी में कहते हैं ना कि स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि अभी राजीव कृष्ण को चुना गया है, वो कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। जब तक तो कोई स्थायी तौर पर नहीं आएगा, आपको लगता है कि ये सारी लाग लपेट इस वजह से भी हो रही है, थोड़ी सी यहां पर हम कमी झेल रहे हैं? आपने एक जो आपका, मैं ऑब्जर्वेशन से सहमत हूं, निष्कर्ष से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुकुल गोयल के बाद आप कहते हैं कदाचित एडहॉक डीजीपीज आए हैं। जो डीजीपीज आए हैं वो आईपीएस अफसर हैं, डीजी रैंक के हैं। हो सकता है कि वो वरीयता न हो जो कि यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप वो वरीयता न हो, लेकिन शासन प्रशासन ने सोच समझ करके चयन समिति के द्वारा गठन किया है। पाथ ए न लेके पाथ बी किया। उत्तर प्रदेश ही क्यों, देश के 8 राज्यों में एडहॉक डीजीज बने हुए हैं। तो सरकार का गला इतना न घोट दें कि सरकार को अपने इच्छानुसार, क्योंकि अगर आपका स्टूडियो है और मैं कहूं कि नहीं आप हमारे कहने पे ही अपना एडिटर नियुक्त करेंगे, तो आप कहते हैं कि फिर स्टूडियो आप ही ले लीजिए, फिर हमसे क्यों कह रहे हैं? जब एक निर्वाचित सरकार है उसको तो एक अधिकार होना चाहिए कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण पद के लिए उसकी एक इच्छा या उसकी जो एक सीमा है, उसने आईपीएस अफसर से डीजी बनाया। जो सीनियर मोस्ट 10 अफसर है, हो सकता है टॉप 4 ना हो, टॉप 10 में लिया हो, लेकिन काम तो यूपी में प्रशांत कुमार जी का, डॉक्टर डीएस चौहान का और अधिकारियों का बहुत उत्कृष्ट रहा है। और मैं बात बता, राजीव कृष्ण एक बहुत ही मृदुभाषी, सरल स्वभाव के, कर्मठ और योग्य अधिकारी हैं। और किसी भी डीजी के ऊपर ये कह देना, क्योंकि आपने, मैंने तो 21 आईपीएस अफसरों को सुपरसीड किया, इन लोगों ने 2-4 को, मैंने तो 21 आईपीएस अफसरों को सुपरसीड किया। तो जो कहते थे साहब आप कैसे बन गए, तो जाके मुख्यमंत्री से पूछे मुझसे, मैं स्वयं थोड़ी डीजीपी हूँ, मैं स्वयं तो हूं नहीं। आप मुख्यमंत्री, किसी की हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री से जाके पूछ ले, किसी की हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ रिट पिटीशन डाल दे। क्योंकि जब डीजीपी बैठता है तो कहते हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि शेर जब गद्दी पे बैठता है तो शेर पूछता है मेरा राज्य पिछले तुमने तो किया नहीं है, जिसने किया हो उससे जाके पूछ लो, वो जवाब देंगे इसका। तो इसके बारे में देखिए, ये कह देना, ये एक बहुत ही कार्यकुशल और व्यवसायिक दक्ष डीजीपी है राजीव, और मुझे पूरी आशा है कि उसको, हाँ, दोनों का एटीट्यूड अलग हो सकता है। राजीव विद सम्मत मृदुभाषी हैं। जी 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 जी, पूरी कीजिए अपनी बात सर, कर दीजिए। तो राजीव ऐसे कहेंगे कि वो बिल्कुल कानून के हिसाब से काम होगा, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, और मैं चाहता हूं पुलिस को भी अपना मित्र माने। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस सर, ऐसी सिचुएशन, हाँ जी जरूर एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ या जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आपने समझा दिया। सोशल मीडिया पर बैठे उन लोगों का क्या करें जिन्होंने अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की, मामला कुछ और था, पहुंचाया कुछ और वो क्लिप कटवा, जो राजनीति करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स वायरल कर दी, मामले को और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया, ऐसे लोगों का क्या करें, इनको कैसे पकड़ें? सबसे पहले इन्हीं को पकड़ना चाहिए। ये वातावरण को विषाक्त करते हैं और इनको अफवाह फैलाना अपने में ही एक ये कानूनी अपराध है। जो जातीयता भड़काते हैं, तो जो तमाम धाराएं व्यक्तिगत जो खुद के करे, वर्चुअल वर्ड में जिसको आपने क्लिप कटवा कहा, क्योंकि मेरे जनरेशन में होता नहीं था, हम लोग गले पे लगा करके संगीन काम करते थे, इनकी भूल जाते थे अपराध की स्पेलिंग क्या होती है। वही मैं चाहूंगा कि वर्चुअल वर्ड में जिसको करें, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग कराएं। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग में जो प्रकाश में आए, उभरते कलाकार, उगते हुए सूरज, युवा हृदय सम्राट,
उनके ऊपर कार्रवाई करके टॉप 10 को भेज दे जेल, ये अपने आप सब ठंडे पड़ जाएंगे। इनमें ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं है कि पुलिस की हवालात में 24 घंटे के बाद इनको अपनी वल्दियत सुकूनत भी याद रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और जो घटना है उसको उसी तरीके से पेश किया जाना चाहिए, बशर्ते और तरीके से जैसे पेश किया जाता है। तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये हमें बताया विक्रम सिंह ने, जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया सर। और बाकी आप इस इंटरव्यू को लेकर, उनकी राय को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।